हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 19 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपन न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज अपन कवर करने वाले हैं लेक्चर में। एंड अगर आप पहली बार इस लेक्चर में आए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करना है और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तब गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा। और गारंटीड सिलेक्शन की जो मैं बात करता हूं उसके मैं प्रूफ्स भी देता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियोस देख सकते हैं गाइज। यहां पर मैंने आप डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो आपको यूपीएससी 2020 का और स्टेट सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीपीसीएस 2020 का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि जो अभी क्वेश्चन पेपर जो आया था अभी रिसेंट पास्ट में जो हमको देखने को मिला है, तो मैंने आपको पिछले एक साल में जो भी पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। तो ये जो आप लेक्चर्स देखते हैं, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उन्हीं से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, राइट। और मंथली पीडीएफ पैकेज अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है, राइट। और इसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको हैंडआउट्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपको वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का मिलता है, मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जैसे ही मंथ खत्म होता है तो मंथली मैगजीन के साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मंथली एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस आपकी करवाई जाती है। जो करंट अफेयर्स जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, तो उन्हीं के ही क्वेश्चंस बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। मिनिमम 150 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस मंथली पीडीएफ पैकेज का अगर आपको सैंपल देखना है कि कैसा होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो है, आप सैंपल भी देख सकते हैं, राइट। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी आपको क्वेरी करनी है इस पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपकी क्वेरी जो है वो आप मुझे मैसेज के थ्रू फेसबुक पर भी दे सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर एसएमएस करके या फिर टेलीग्राम पर टेक्स्ट करके आप मुझे जो है वो आपकी क्वेरी भेज सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरी है आप टेक्स्ट के थ्रू लिख लीजिए, मैं फ्री टाइम पर उसको देखकर आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में, शांति प्रतिमा के बारे में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह शांति प्रतिमा कहां पर है, तो राजस्थान आपको याद रखना है। और यह प्रतिमा किनकी है? जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी की हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इनकी 151st बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस स्टैच्यू को अनवील किया है, इसका अनावरण किया गया है, राइट। तो देखिए, कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी हिंदुइज्म और ऑप्शन डी ऑल दी अबव या नन ऑफ दी अबव, ऐसा कुछ आएगा। तो आपको यह याद रखना है कि यह जैनिज्म से एसोसिएटेड है, जैन आचार्य हैं ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर इसी प्रकार से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा भी करेंगे अभी। बाकी इस स्टैचू की बात करें तो 151 इंच लंबा ये स्टैचू है और अष्ट धातु से बना है ये स्टैचू, यानी कि 8 मेटल से ये स्टैचू बना है, जिसमें जो मुख्य धातु है, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जिस मेटल का है वो है तांबा, कॉपर, राइट। तो ये चीज आप लोग को बस पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी की बात करें तो ये एक संत थे। 1870 से लेकर 1954 के पीरियड में ये हम लोग को देखने को मिले थे। काफी सीधा साधा जीवन ये व्यतीत करते थे और निस्वार्थ तरीके से ये काम करते थे। ये भगवान महावीर जो है, लॉर्ड महावीर, तो उनके मैसेजेस को ये स्प्रेड करते थे और लगातार ये कार्य करते थे जनहित कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, राइट। लगातार काम करते थे ये, और जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने पर भी फोकस करते थे। ये कविता, निबंध, भक्ति भजन, स्वतवन, तो ये सब चीजें ये लिखा करते थे। इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट में भी इनका एक्टिव सपोर्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। इवन स्वदेशी जो मूवमेंट है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसका भी इन्होंने समर्थन किया था। तो ये कुछ बस बेसिक फैक्ट है इनसे रिलेटेड, इससे बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर। तो इतनी चीज सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 2 नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। एक है लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और ये एक लौती क्रेटर लेक है हमारी कंट्री की।
और दूसरी जो लेक है ये है सुर सरोवर लेक, इसको कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो लोकेशन आपको याद रखनी है इसकी। लोनार लेक कहां पर है? महाराष्ट्र में। सूर सरोवर या फिर कीथम लेक कहां पर है? उत्तर प्रदेश, आगरा में। तो सिर्फ लोकेशन आप याद रखो, ये दो नई साइट जो है वो रामसर साइट के तौर पर ऐड कर दी गई हैं। इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस लोकेशन वाइज आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे पेरू के बारे में। तो आप देखिएगा, इस पेरू साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। साउथ अमेरिका में वेस्ट साइड आप देखिए तो ये कंट्री आपको दिखाई देगी पेरू। इक्वेटर इस कंट्री से टच होता हुआ जा रहा है, हल्का सा ऊपर साइड अगर आप देखेंगे तो, राइट। यहां पर इक्वेडोर नाम की एक कंट्री भी हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है, राइट। तो उसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो पेरू के बारे में थोड़ी अपन चर्चा करेंगे, बट बिफोर दैट, पेरू टॉपिक न्यूज में क्यों है, इस कंट्री के बारे में क्यों बात की जा रही है न्यूज में? क्योंकि पांचवें प्रेसिडेंट 5 सालों में, यानी कि इस कंट्री के अंदर 5 सालों में 5 प्रेसिडेंट आ चुके हैं, और अभी जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट थे, इनके ऑफिस में आते ही 5 दिन के अंदर अंदर इनको हटा दिया गया है, राइट। इनको निकाल दिया गया है। ये प्रेसिडेंट का नाम था मैनुअल मेरिनो। इनको पावर से, सत्ता से हटाया है क्योंकि इनके खिलाफ रिश्वतखोरी के, ब्राइबरी के चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं। तो ये चीज है यहाँ पर, और बड़ी बुरी स्थिति है यहाँ की। 5 सालों में 5 प्रेसिडेंट हट चुके हैं यहाँ के पेरू के। बट मेनली आपको पेरू के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, जैसे कि वेस्टर्न साउथ अमेरिका की ये कंट्री है। ये बाउंड्री शेयर करती है इक्वेडोर के साथ, जैसा मैंने भी आपको बताया था, कोलंबिया के साथ, ब्राजील के साथ, बोलीविया और चिले नाम की कंट्री के साथ करती है। पैसिफिक ओशन के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इस तरफ आप देखिए साउथ पैसिफिक ओशन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इसके अलावा मेगा डाइवर्स कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है यहाँ पर। काफी बायोडाइवर्सिटी हम लोग को नजर आती है, काफी सारी स्पीसीज भी हैं। प्लस ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह भी हैं। एक फेमस माउंटेन की बात करें तो एंडीज माउंटेन्स यहाँ पर हम लोग को नजर आते हैं, राइट। अमेजोन बेसिन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। अमेजोन नदी भी यहाँ पर आती है, राइट, टच करती है इस कंट्री को भी। तो ऐसा मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि अमेजोन नदी कौन सी कंट्रीज को टच करती है। नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए, काफी इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, राइट। इसके अलावा द पैसिफिक प्यूमास का भी ये पार्ट है। पैसिफिक प्यूमास क्या है? तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग है उन कंट्रीज की जो लैटिन अमेरिका पैसिफिक कोस्ट में हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। तो ये ग्रुप है कंट्री का, जो कंट्री मिलकर जो है वो कॉपरेशन करती है, आपस में काम करती है, ग्रोथ फॉर ऑल पर फोकस करती है कि सभी कंट्रीज की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, राइट। तो ऐसा काम होता है यहाँ पे। और इसकी पेरू की कैपिटल लीमा हम लोग को देखने को मिलती है। तो बस ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं पेरू से रिलेटेड, जिसका बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब गाइस यहाँ पर बात करेंगे जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट के बारे में। तो देखिए, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट कहाँ का एयरपोर्ट है? देहरादून का एयरपोर्ट है, राइट। एयरपोर्ट के अलग अलग नाम होते हैं ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि आपकी सिटी में जो एयरपोर्ट है, राइट, तो उसका क्या नाम है, राइट। अगर एयरपोर्ट है आपकी सिटी में तो उसका क्या नाम है, या फिर आपके स्टेट के अंदर जो मेजर, जो मेन एयरपोर्ट्स हैं, उसके नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, राइट। तो ये सब बेसिक फैक्ट्स ये पता होना चाहिए। जीके के कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि कई बार आप जब पर्सनालिटी टेस्ट में बैठते हैं, यानी कि इंटरव्यू में बैठते हैं आईएएस के, तब कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो उसके बारे में बस आपको अपनी मतलब अपनी जो स्टेट है उसके बारे में एक अच्छी जानकारी तो होनी ही चाहिए। चलो एनीवेज, आगे की बात करेंगे। तो ये वाली चीज तो याद रखिएगा, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून का एयरपोर्ट है, न्यूज में आया। तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और लोकल रेसिडेंट उत्तराखंड के ये अपोज कर रहे हैं कि यहां पर इस एयरपोर्ट को जो बढ़ाने का जो प्रपोजल रखा था, एक्सपेंड करने का जो प्रपोजल रखा था, एक्चुअली में हुआ क्या था, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने प्रपोजल रखा कि इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के पर्पस के लिए ये चीज की जा रही थी, राइट। तो देहरादून एयरपोर्ट को बड़ा करने पर फोकस किया जा रहा था। अब जब एयरपोर्ट बड़ा होगा तो उसके आसपास के क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाएगा। तो यही प्रपोजल जो रखा था, उसके तहत काफी भारी मात्रा में ट्री कटिंग जो होने वाली थी, तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए यहां पर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और लोकल रेसिडेंट्स अपोज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, राइट, एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट को, कि इस एयरपोर्ट को जो बड़ा किया जा रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि ये बड़ा जो होगा उसके तहत एनवायरमेंट को नुकसान है, क्योंकि पेड़ पौधे यहां पर काटे जाएंगे, राइट। और ये जो एयरपोर्ट है इसको एयर गेटवे ऑफ गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये एयरपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उत्तराखंड में टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, राइट, या फिर टूरिज्म के लिए, राइट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा प्रपोजल जो रखा था वो 87 हेक्टेयर से ज्यादा का जो एरिया है फॉरेस्ट लैंड का, उसका प्रपोजल रखा था, और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उसका 17.41 हेक्टेयर एरिया, यानी कि इतने एरिया को एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि एयरपोर्ट को बड़ा किया जाएगा, इतना एरिया एयरपोर्ट की टेरिटरी में शामिल किया जाएगा। अब शामिल किया जाएगा तो पेड़ पौधे कटेंगे, तो उसको लेकर अपोज था। बट आपको मेनली जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि ये जो एयरपोर्ट है ये देहरादून का एयरपोर्ट है, और इस प्रकार का इशू यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस बेसिक चीज है ये। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ अपन पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
सो गाइज आपको याद आ रहा होगा कि पिछले हफ्ते ही अपन ने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जॉय बिडेन, तो इन्होंने कहा था कि ये पेरिस क्लाइमेट डील जो है उसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आपको पता होगा इसके बारे में अपन पहले भी हालांकि चर्चा कर चुके हैं 2015 पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि ये एग्जिट कर रहा है 2015 पेरिस क्लाइमेट डील से, राइट। तो इसके बारे में अपन ने चर्चा भी करी थी। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली जो एग्जिट कर लिया था पेरिस क्लाइमेट डील से, इसका मतलब क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को खत्म करने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। गाइज आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मामले में, यानी कि भारी मात्रा में पोल्यूशन पूरे दुनिया भर में दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स से एमिट होता है, राइट। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने पेरिस क्लाइमेट डील से हट गया था ऑफिशियली। तो इसका मतलब यह था कि यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, यानी कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकेगा नहीं। तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने करी थी। बट अब जब जॉय बिडेन आए हैं तो इन्होंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ये दोबारा से पेरिस क्लाइमेट डील को ज्वाइन करने वाले हैं। और ये चीज सुनिश्चित हो चुकी है। इन्होंने कई बार जो है वो पब्लिकली कह चुके हैं कि जैसे ही जब ये प्रेसिडेंसी अपनी शुरू करेंगे, राइट, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में पहले भी अपन ने चर्चा करी थी, तो जैसे ही ऑफिस में जाएंगे तो उसी दिन से ये पेरिस क्लाइमेट डील पर काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उसको खत्म करने के लिए ये काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था वो ये क्या कहता है कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर लेवल को 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना, उसके अंदर हमको लेकर आना है 2 डिग्री से, राइट, नीचे लेकर आना है। तो ये पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हम लोग को देखने को मिला था। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको एटलीस्ट 10 सालों के अंदर अंदर 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना था, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना था, राइट, इस पर्टिकुलर पेरिस क्लाइमेट डील के चलते। बट जब यूएसए जो है ये हट गया था, तो इसका मतलब क्या था कि यूएसए ने ये चीज बोल दी थी कि जो पोल्यूशन लेवल जो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने के लिए यूएसए किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो ये चीज जब यूएसए ने बोली, और यूएसए एक सुपर पावर कंट्री, राइट, तो जब इस प्रकार का डिसीजन जब यूएसए की तरफ से जब लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उससे एक चिंताजनक बात सामने ये आ रही थी, कंसर्न ये सामने आ रहा था कि जो रिमेनिंग जो काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि आज की डेट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, तो शायद वो भी इस डील से एग्जिट कर लें। बट अब ऐसा नहीं होगा। जॉय बिडेन दोबारा से इस डील को साइन करेंगे, रिज्वाइन करेंगे इस डील को, दोबारा से हम लोग को देखने को मिलने वाला है, और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को टैकल करने के लिए ये काम करेंगे। दूसरी बात, एक तो प्रॉब्लम तो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो पोल्यूशन लेवल अपना इंक्रीज करता ही रहेगा, राइट, उस पर कैपिंग नहीं लगाएगा, उस पर लिमिट नहीं लगाएगा। तो ये चीज तो पहले हो रही थी। बट इसके अलावा एक और चीज, यूएसए के हटने से एक घाटा ये भी था कि यूएसए एक तो फंड प्रोवाइड कराता है, राइट, पैसे देता है, फंडिंग प्रोवाइड कराता है। बट यूएसए हट जाता, और हट गया था एग्जैक्टली, वो अभी एट प्रेजेंट यूएसए नहीं है क्लाइमेट चेंज के अंदर, पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली वो हट चुका है, राइट, एट प्रेजेंट की मैं बात करूं। बट कुछ दिनों के बाद जब जॉय बिडेन जब आ जाएंगे, यानी कि कुछ महीने के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर लेगा, राइट। बट अभी की अगर करंट सिचुएशन की बात करें आज की, तो यूनाइटेड स्टेट्स पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो फंडिंग कंट्रीब्यूट करता है, इसके हटने से ये भी प्रॉब्लम हो रही थी, ये भी चिंता सामने आ रही थी कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है, फंडिंग की, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, वो कहां से मिलेगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट करता था। बट जब वो हट गया है तो यहां पर खाली पड़ा हुआ है, कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग को उतना नहीं देखने को मिल रहा है जितना यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड कराता था, राइट। बट ये वाली चीज भी है एक प्रकार की, जिसके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। आगे की और बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो हालांकि कह दिया था कि ये जो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक हॉक्स है, धोखा है, राइट। तो ये चीज इसने कही थी, और ये बोल रहा था कि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो पूरे दुनिया भर में ही हो रहा है, सभी कंट्री एमिशन कर रही हैं, तो हम क्यों अपने के ऊपर कैपिंग लगाएं खुद से। दूसरी कंट्री को बोला कि दूसरी कंट्री लिमिट करे, हम नहीं करेंगे, हमें तो ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है। इसने एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी भी लेकर आया था कि हम सबसे पहले अमेरिका के बारे में सोचेंगे, फिर दुनिया के बारे में सोचेंगे। और इसी के लिए इसने बोला था कि ये डोमेस्टिक जॉब्स वगैरह प्रमोट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली प्रमोट कर रहा था फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को, यानी कि ये रोक नहीं लगा रहा था फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के ऊपर। जैसे कि आज की डेट में हम लोग जान रहे हैं कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके जलने से, इनके बर्न होने से एनवायरमेंट पल्यूट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, राइट। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियर कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचेगा, अमेरिका के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा,
दुनिया भर में क्लाइमेट की सिचुएशन कैसी हो रही है, क्या हो रही है, तो उस पर वो फोकस नहीं करेगा, राइट। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच थी, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप पेरिस एग्रीमेंट डील से हट गया था, राइट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स हट गया था। बट अब जॉय बिडेन ने सुनिश्चित कर दिया कि जॉय बिडेन इस डील का हिस्सा होने वाले हैं। और 2015 एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स को कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स को 2008 में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो लेवल था, उससे अगले 10 सालों के अंदर, एक डिकेड के अंदर उसको 40% एमिशन जो है वो रिड्यूस करना है, कम करना है, राइट। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के टारगेट थे, बट वो टारगेट हट गए थे। बट अब दोबारा से टारगेट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कुछ समय के बाद से। अभी की बात करें तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, बट जॉय बिडेन कुछ समय के बाद दोबारा से इसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये बस बेसिक फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। गाइस, अब डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज है, मान ही नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने से। जो व्हाइट हाउस है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहते हैं, तो वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा व्हाइट हाउस से। और ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग वगैरह जो हुई थी, मतदान वगैरह जो हुए थे, उसमें धोखाधड़ी हुई है, और ये अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और व्हाइट हाउस छोड़ने से इन्होंने इनकार कर दिया है। इवन इन्होंने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और एरिजोना के अंदर एक केस भी फाइल किया हुआ है, और अदालत से कहा है कि अदालत ऑफिशियली वोट्स को सर्टिफाई ना करें, राइट। तो ये चीज यहां पर कही गई है। बट अभी गाइस देखो, ये तो एक अलग बात है, ये तो मतलब वो होता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जानती हैं कि उनके नेचर को, किस टाइप का उनका नेचर, और कई बार आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में उनकी कुछ कुछ इस प्रकार की हरकतें, राइट। तो ये जाते जाते भी एक इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं, क्या बोलूं मैं, राइट। क्योंकि देखो, हार जो है, होता है ना कुछ कुछ लोगों में ईगो एकदम ज्यादा होता है, और डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको इनके बारे में एग्जैक्टली बताऊं तो बहुत पैसे वाले थे ये, बहुत अनाप शनाप, इनके पास ऑलरेडी पैसा था पहले से। तो उसमें उनके इनका एटीट्यूड जो था वो अलग ही टाइप का था कुछ, और अभी ये हार स्वीकार अपनी कर नहीं रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर कोई हार स्वीकार नहीं करेगा प्रेसिडेंट, तो फिर क्या होगा? तो देखो गाइस, कुछ नहीं होगा, एफबीआई और सीक्रेट सर्विस उनको हटा देगी, वहां से निकाल देगी, क्योंकि व्हाइट हाउस का जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर, किसके पास है? एफबीआई और सीक्रेट सर्विस के पास है। तो एफबीआई और सीक्रेट सर्विस व्हाइट हाउस को कंट्रोल करती है, तो वो उनको हटा देगी यहां से। तो ऐसा कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्या अभी तक किसी जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस से निकलने से रिफ्यूजल किया है क्या, यानी कि मना किया है क्या, इनकार किया है क्या? तो नहीं, सिर्फ इकलौते अपने डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। तो ये था बस एक बेसिक सी चीज जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के बारे में। तो देखिए, इस टॉपिक को मैं पहले भी आप लोग को कवर करा चुका हूं काफी डिटेल में, बट फिर से ये टॉपिक न्यूज में आया है, तो एक पहले मैं आपको अभी एक ओवरव्यू देता हूं, फिर उसके बाद थ्योरी में ये टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, नाम से आपको समझ में आना चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है, शांति बनाए रखने का मिशन है कि पूरे दुनिया भर में शांति रहे, राइट। इस मिशन के तहत जो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, वो वॉलंटरी बेसिस पर अपनी खुद की इच्छा के ऊपर अपने सोल्जर्स को इस मिशन के लिए भेजती हैं। जैसे कि इंडिया की तरफ से हमारे सोल्जर्स जाते हैं, राइट, इस मिशन के लिए, इंटरनेशनल मिशन के लिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए। और ये सोल्जर्स करते क्या हैं? तो देखो, कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर ह्यूमंस को कहीं पर नुकसान हो रहा है, सिविलियंस को, बेकसूर मासूम लोगों को अगर कुछ नुकसान हो रहा है, चाहे वो वॉर लाइक सिचुएशन हो, यानी कि कहीं पर वॉर हो रहा है, उस वॉर के दौरान ह्यूमंस की लाइफ को खतरा हो रहा है, सिविलियंस की लाइफ को खतरा हो रहा है, बेसिकली मासूम लोगों की लाइफ को खतरा हो रहा है, तो ये मिशन कंडक्ट होता है, ये सोल्जर्स जाते हैं और वहां पर ह्यूमंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, ये जो मिशन होते हैं, ये सिर्फ वॉर लाइक सिचुएशन या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं होते हैं। जैसे कि कहीं पर अगर कोई डिजास्टर हुआ है, कोई अर्थक्वेक आया है, कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें ह्यूमन लाइफ को खतरा है या फिर ह्यूमन के सर्वाइवल को खतरा है, तो ये सोल्जर्स जाकर ह्यूमंस को रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे खाने पीने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, रहने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, इनकी उनके लिए कैंपिंग वगैरह की व्यवस्था वगैरह करते हैं, है ना। तो ये सिर्फ याद रखना कि सिर्फ सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से सीमित नहीं है ये मिशन। इस मिशन के तहत रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाता है बेकसूर मासूम लोगों को जो फंसे हुए होते हैं किसी मतलब जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उसमें अगर लोग फंसे हुए हैं तो उनकी मदद करने के पर्पस के लिए भी ये मिशन जाता है। क्लियर है यहां तक बात है? तो ये एक ओवरव्यू देखा अपन ने, इसके बारे में और डिटेल में थोड़े से फैक्ट्स भी देखेंगे। बट बिफोर दैट, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है? तो बताया जा रहा है कि चाइना ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन को स्केल अप कर रहा है अपने, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज अपने सोल्जर्स को भेजती हैं मिशन के लिए, तो वैसे ही चाइना अब भारी मात्रा में अपने सोल्जर्स को भेजने वाला है, इसकी ये चाइना तैयारी कर रहा है। और इसी चीज को देखते हुए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स फोकस कर रही हैं कि ट्रेनिंग इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया जाए, ये मिलिट्री ट्रेनिंग पर्पस के लिए, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जो सोल्जर्स आते हैं
तो उनको इंटरनेशनली किस प्रकार से कंडक्ट करना है, तो उसकी प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडिया और यूएसए आने वाले समय में हो सकता है प्रोवाइड कराएंगी। इस पर अभी चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। अब हम लोग मेनली फोकस करते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हम लोग को क्या रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया किस प्रकार से यूएनपीके के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो इंडिया टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन के तौर पर हम लोग को नजर आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 5वें नंबर पर हैं हम लोग ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स के कंट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। 5424 हमारे सोल्जर्स 8 कंट्री में तैनात हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर। और इंडिया रेगुलर बजट जो है इंडिया की तरफ से, यानी कि इंडिया देखो ये जो कंट्रीज जो होती है वो फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि ये सब जो सोल्जर्स हैं वो अगर ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए फाइनेंस की भी आवश्यकता लगती है, पैसों की भी आवश्यकता लगती है। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसके रेगुलर बजट का वो 0.83% है और 0.16% उसकी पीस कीपिंग बजट का कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से हम लोग को देखने को मिलता है। और हम लोगों ने अभी तक 71 मिशन हुए हैं, उनमें से 51 मिशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और 2 लाख से ज्यादा हमारे सोल्जर्स अभी तक मिशन में जा चुके हैं, राइट। इसके अलावा जो ट्रूप्स के जो डिप्लॉयमेंट हुए हैं वो अभी लेबनान, गोलन हाइट्स, कॉन्गो, साउथ सुडान में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि हम लोगों ने 2 फील्ड हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए हैं साउथ सुडान में और एक कॉन्गो में सेटअप किया है। 2018 से हम लोग जो मिशन लेबनान में कंडक्ट कर रहे हैं उस मिशन में हम लोगों ने मतलब सहायता प्रोवाइड कराई है कजाकिस्तान को भी, कि कजाकिस्तान की जो सैन्य टुकड़ी जो है यानी कि जो कंटिंजेंट जो कजाकिस्तान का है उसके साथ मिलकर हमारे सोल्जर्स भी इस लेबनान के अंदर मिशन जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में किस प्रकार के रिलेशंस हैं, तो देखो गाइस यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने ग्राउंड ट्रूप्स को आज तक जो है वो नहीं प्रोवाइड किया, यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर यूएस की तरफ से सोल्जर्स नहीं देखने को मिले अभी तक, राइट। बट यूएसए फाइनेंशियली काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 27% यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग बजट में यूएसए का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और 2016 के अंदर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने जॉइंट एनुअल इनिशिएटिव शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स के नाम से यह जाना जाता है, जिसके तहत अफ्रीकन ट्रूप्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अफ्रीकन सोल्जर्स जो है वो हम लोग को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में देखने को मिले और पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें, राइट। तो इस पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर काम भी किया था 2016 के अंदर। और चाइना और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की अगर अपन चर्चा करें तो आज की रेट में 2500 से ज्यादा सोल्जर्स चाइना की तरफ से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसको बढ़ाकर चाइना टारगेट कर रही है कि ये 8000 सोल्जर्स प्रोवाइड कराएगी, राइट, यानी कि 2500 के आसपास है आज की रेट में, उसको 8000 करने वाली है आने वाले समय में चाइना। इसलिए मैंने आपको बताया था कि चाइना स्केल अप कर रही है अपने सोल्जर्स को और चाइना फिर सबसे लार्जेस्ट ये ट्रूप्स की प्रोवाइडर जो है वो बन जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में चाइना की तरफ से सोल्जर्स हम लोग को यूएनपीके के अंदर देखने को मिलेंगे अगर इस चीज को प्रॉपर तरीके से चाइना इंप्लीमेंट कर देती है तो। और यूनाइटेड नेशन का जो रेगुलर जनरल बजट है उसका 12% कंट्रीब्यूट करती है ये चाइना और 15% पीस कीपिंग बजट के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। और पीस कीपिंग एग्जैक्टली है क्या और इसके क्या महत्व है, इसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये जॉइंट एफर्ट हम लोग को देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस का और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का। और हर एक पीस कीपिंग मिशन यानी कि कहीं पर भी मिशन कंडक्ट करना है तो उसका अप्रूवल जो है या फिर उसका ऑथराइजेशन जो है वो दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो जब तक यूएनएससी फाइनलाइज नहीं करती है, ऑर्डर पास नहीं करती है कि कहीं पर मिशन जो है वो कंडक्ट करना है, तब तक ये मिशन नहीं होगा। तो मिशन कहां पर होगा, किस प्रकार से होगा, उसके स्टैंडर्ड्स किस तरीके के होंगे, ये पूरी चीज डिसाइड करने वाली जो बॉडी है वो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो फाइनेंशियल रिसोर्स जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के होते हैं गाइस, तो वो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स की ही कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के तौर पर देखने को मिलता है, यानी कि जो ये फंडिंग वगैरह जो आती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन को चलाने के लिए, तो ये मेंबर स्टेट्स ही फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। और यूनाइटेड नेशन चार्टर के अकॉर्डिंग हर एक मेंबर स्टेट जो है वो लीगली ऑब्लिगेटेड है कि उसको अपना शेयर पीस कीपिंग का पे करना है, यानी कि मैंडेटरी है यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के अंदर अपना शेयर प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक मेंबर स्टेट को अपना शेयर देना होता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पीस कीपर की अगर अपन चर्चा करें तो इनको ब्लू बेरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के हेलमेट और ब्लू बेरेट्स जो है वो ऐसे पहनते हैं, तो इसलिए इनको इस नाम से जाना जाता है, राइट। इसके अलावा
सोल्जर्स इसमें मौजूद होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सिविलियन पर्सनल भी यहां पर होते हैं, और जो सिविलियन स्टाफ जो होता है ना पीस ऑपरेशंस के अंदर, वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर जिनको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिक्रूट किया है और डिप्लॉय किया है, तो वही हम लोग को यहां पर सिविलियन स्टाफ के तौर पर देखने को मिलेंगे। और पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती हैं वो मेंबर स्टेट्स वॉलंटरी बेसिस पर अपनी खुद की इच्छा के आधार पर प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि देखो, जो फंडिंग है, फाइनेंस जो है, उसका एक शेयर निर्धारित है, बट सोल्जर्स कौन सी कंट्री कितने देगी वो पूरा कंट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंट्री अपने हिसाब से इस मिशन के लिए सोल्जर जो है वो भेज सकती है अपने हिसाब से। वो पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो मेंबर स्टेट का है, और ये वॉलंटरी बेसिस पर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सोल्जर्स को भेजना ही है, जितना चाहे एक कंट्री अपने उतने सोल्जर्स इस इंटरनेशनल मिशन के लिए भेज सकती है। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, चलता है। पार्टीज के कंसेंट के ऊपर, जो पक्षकार जो है उनकी सहमति के ऊपर, निष्पक्षता के ऊपर, इम्पार्शियलिटी के ऊपर, और फोर्सेस का उपयोग जब तक नहीं करना है जब तक स्थिति जो है वो मतलब खराब ना हो जाए। यानी कि आप स्टार्टिंग में फोर्सेस का उपयोग नहीं करोगे, आप मेनली जो फोर्सेस का उपयोग करोगे वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए करोगे, यानी कि आप अटैक नहीं करोगे, आपको सेल्फ डिफेंस करना है। तो इस पर इनका मेन फोकस, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि ये जो बॉडी है, ये जो मासूम जो लोग होते हैं, बेकसूर जो लोग होते हैं, सिविलियंस जो लोग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देखने को मिलती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसमें भी उनको हेल्प रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कराती है फोर्सेस। ठीक है, तो यह चीज है जिसके बारे में बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं की चर्चा करेंगे। इस तो देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही अपन ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो उसी के बाद ही, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया अब आरसीईपी का हिस्सा नहीं है, इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। 15 कंट्रीज की ये आरसीईपी थी, पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। तो इंडिया ने इस चीज को ज्वाइन नहीं किया है, और उसी के बाद हमने देखा कि आरसीईपी के बाद एस जयशंकर जी, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया हुआ है, ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे और आज की डेट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की पोस्ट में है। तो कल को आप भी मिनिस्टर की पोस्ट में जा सकते हो, जल्दी जल्दी एग्जाम को क्वालिफाई करो और नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस में जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रियल में दो, राइट। तो देखो, ये मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे, इन्होंने कहा है कि ऐसे जो ट्रेड पैक्ट्स होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ये कुछ सेक्टर को डी इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं, और ऐसा पास्ट में देखने को मिला है। तो देखो, ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन भी बन गया यहां पर कि ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण बन सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं, तो उसके पीछे की पूरी प्रोसेस को मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस प्रकार के जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई सामान अपन लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, जैसे ये टेबल, ठीक है, अपन ने ये टेबल लिया, ये टेबल को बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये टेबल दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। ये टेबल एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाता है, तो ऑब्वियसली बात है, जिस कंट्री के अंदर ये टेबल एंटर होता है, वो कंट्री इस टेबल को एंटर करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है। अब जब ये टेबल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो ये टेबल क्या होगा? महंगा हो जाएगा, इस टेबल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, इंपोर्टेड टेबल है ये, ठीक है, तो महंगा रहेगा। अब वस्तु जब प्रोडक्ट जब महंगा होता है, तब उस प्रोडक्ट को एक डोमेस्टिक कंट्री परचेस नहीं करती है, यानी कि उसके जो सिटीजन हैं वो परचेस ज्यादा नहीं करते हैं। बट अगर ये प्रोडक्ट चीप है, सस्ता है, तो उस कंट्री के जो लोग हैं इस प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे आसानी से। अब इंपोर्टेड प्रोडक्ट को परचेस करने का मतलब क्या होता है? एक कंट्री के लिए नुकसान। कैसे नुकसान? क्योंकि इस कंट्री को पैसा जो है वो बाहर देना होता है। अब जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया की हम बात करें, और अगर हम लोग इंडिया के अंदर सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो हमारा जो कमाया हुआ पैसा जो होगा वो बाहर दूसरी कंट्री में जाएगा, राइट, और हमारे यहां नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा? क्योंकि देखो, अगर हम लोग इंडिया के प्रोडक्ट को परचेस करें, राइट, तो इंडिया का प्रोडक्ट कहां पे बनाए? इंडिया के अंदर बनाए। इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट बना होगा तो इंडियंस को जॉब्स मिली होंगी,
तो हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगी, तो हमारी कंट्री का फायदा होगा अगर हम लोग अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को यूज करेंगे रादर देन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की जगह। तो इसलिए तो बोला जाता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को उपयोग करो, यूज करो, राइट, जिससे कि आप अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करोगे, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया के। तो ये चीज इसलिए कही जाती है क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये होता है, क्योंकि हम जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट को लेते हैं, खरीदते हैं, तो हम जो पैसा देते हैं वो दूसरी कंट्री को बाहर देते हैं। दूसरी कंट्री को जो पैसा दिया जाता है तो वो उस कंट्री की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हमारी ग्रोथ इसमें नहीं होती है, हम तो सिर्फ खर्चा कर रहे हैं, राइट। वो खर्चा जो हमने किया है उस खर्चे में हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो खर्चा, वो एक्सपेंस, वो कंट्रीब्यूट करता है दूसरी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ऐसी चीज होती है। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सिंपल सी बात ये सीखी कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट अगर सस्ता होगा तो वो एक कंट्री के लिए काफी खराब होगा, राइट, उसकी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए खराब होगा। तो ऐसे जो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इन ट्रेड एग्रीमेंट्स में एक्चुअली में होता क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ यही चीज होती है कि जैसे ग्रुप ऑफ कंट्री है, जैसे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें 15 कंट्रीज हैं, तो इन 15 कंट्रीज के बीच में जिस भी प्रकार का ट्रेड होगा तो उस ट्रेड में इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेंगी। यानी कि एक सामान जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाएगा, इन मेंबर कंट्रीज के अंदर, तो उस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगाई जाएंगी, राइट। और कम इंपोर्ट ड्यूटीज लगी तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट महंगा नहीं होगा, ये प्रोडक्ट सस्ता होगा। और ये जब प्रोडक्ट सस्ता होगा तो इस प्रोडक्ट को इस कंट्री के सिटीजन्स परचेज करेंगे, और इस कंट्री के सिटीजन जब इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे रादर देन उनकी कंट्री के बनाए गए प्रोडक्ट की जगह, तो नुकसान किसका हो रहा है, उसी कंट्री का हो रहा है जिस कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, राइट। जैसे कि चाइना अक्सर करता है, चाइना डंप कर देता है, हमारे इंडियन मार्केट को कई बार खराब करने की कोशिश करी है चाइना के द्वारा, राइट। डंपिंग करी गई है गुड्स की, गुड्स डंपिंग इसी को कहते हैं कि सस्ते चीप प्रोडक्ट जो है वो एक कंट्री के अंदर भर दो, एक कंट्री के मार्केट में भर दो, जिसके तहत उस कंट्री की जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो फेल हो जाए, उस कंट्री की इकोनॉमी फेल हो जाए। तो एक बहुत स्ट्रेटजीज भी होती हैं इसके पीछे, काफी सारी कंट्री ऐसी स्ट्रेटजी प्ले करती हैं, स्पेशली चाइना, राइट। और हम लोगों ने आरसीईपी को क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इसमें चाइना थी। चाइना हमारे लिए काफी खतरनाक और काफी नुकसानदायक हो सकती थी, तो इसलिए हमने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया था। तो इसके बारे में पहले भी मैं आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ा चुका हूं, राइट। तो ये चीज कही हमारे एस जयशंकर जी ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि इस प्रकार के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं, राइट, तो वो एक कंट्री के लिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम कर सकते हैं, कारण बन सकते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो कि एक कंट्री के लिए काफी खराब है, उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ये मेंस का एक अच्छा आंसर है जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। और जो अभी हम लोगों ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसके हमारे लिए क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसकी अगर अपन चर्चा करेंगे तो देखो नुकसान ये हो सकता है कि आरसीईपी की जो मेंबर कंट्रीज हैं, एक तो ये जो कंट्री है गाइस, इनको अगर हम लोग पूरा मिला लें, राइट, यानी कि आरसीईपी के मेंबर कंट्रीज को अगर हम लोग एक की तरह देखें आरसीईपी को, तो 2 बिलियन से ज्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। 2 बिलियन की पॉपुलेशन मतलब इतने सारे लोगों का इतना बड़ा मार्केट। और हम लोग आज की रेट में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इस पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री के अंदर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे तो हमें तो चाहिए ना मार्केट, प्रोडक्ट को परचेज करने वाला। बट आरसीईपी को जो हमने ज्वाइन नहीं किया है तो उसके पीछे की वजह तो अपन को पता है कि चाइना के कारण अपन ने नहीं किया है, बट आसियान के साथ हम लोग अलग से डील कर रहे हैं, जिसके बारे में कल भी मैंने चर्चा करी थी, आपसे बताया भी था, राइट। बट इसमें इशू एक ये है कि आरसीईपी की कंट्री इंडिया के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगी ज्यादा, क्योंकि उनको ज्यादा बेनिफिट आरसीईपी के साथ मिलेगा। यानी कि इस पर आरसीईपी की मेंबर कंट्रीज का जो मेन इंटरेस्ट जो होगा वो आरसीईपी के अंदर ट्रेड का होगा, इंडिया के साथ वो कम ट्रेड करेगी, ऐसा काफी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है, राइट। और इंडिया के साथ कम ट्रेड का मतलब है कि इंडिया में जो हम लोग आज की रेट में फोकस कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, तो उसके लिए भी खतरनाक है। तो उसके लिए इंडिया को अलग कुछ स्ट्रेटजीज प्ले करनी होगी, इंडिविजुअली कंट्री के साथ जो है वो बातचीत करनी होगी। हालांकि देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी आसियान के साथ अच्छी बातचीत करके रखी हुई है, आसियान मेंबर कंट्रीज के साथ। और दूसरी जो हमारे जो जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इनसे हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, राइट। तो इससे हम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा। बट हालांकि आर्टिकल कह रहा है कि नुकसान होगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला, क्योंकि हमने रिलेशंस इंटरनेशनली काफी अच्छे डेवलप किए हुए हैं, काफी अच्छे बनाए हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये चीज है जो कि इस आर्टिकल में बताई जा रही है, बट मेनली ये एक चीज है जो कि आपके मेंस में काफी हेल्प करेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना भी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन उठाती है सिविल सर्विसेज। समझ पा रहे बातों को?
तो ये था पूरा वो टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। तो देखिए, इस टॉपिक को मैं आप लोग को ऑलरेडी काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी, ये रिपीटेड टॉपिक है। रिक्यूजल के बारे में भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा इसकी, एक जज जो है, देखो जज का काम क्या होता है कि जज के सामने जो भी केस आता है तो जज बिना किसी पक्षपात के उस केस को देखते हैं और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, प्रॉपर एविडेंसेस को देखते हुए, सामने वाले जो भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसको दोषी करार करते हैं और प्रॉपर न्याय देते हैं जज, यानी कि प्रॉपर जजमेंट देते हैं, राइट, जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जज का काम होता है। बट गाइस, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसके तहत जज एक केस को सुनने से मना कर सकते हैं। कह सकते हैं कि वो इस केस को सुन नहीं पाएंगे, और सुन नहीं पाने के जो ग्राउंड्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन आप सोचो, इमेजिन करो कि एक जज बैठे हुए हैं और जज के सामने केस आया मर्डर का, और उस मर्डर के केस में एक जो पार्टी है वो उनका भाई है, यानी कि दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जो केस चलता है ना, तो एक पार्टी उनका भाई है, सगा भाई। तो आपको क्या लगता है कि जज के दिमाग में 1% वो ख्याल नहीं आएगा कि यार मैं अपने भाई को बचा लूं क्या? आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है, राइट, बट वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। जैसे कि कल को आप IAS IPS की पोस्ट में जाओगे, आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके फैमिली रिलेटिव जो है वो अगर कोई गुनाह करके आएंगे तो आपको उनको डिसाइड करना है कि आपको जो है न्याय प्रोवाइड कराना है, यानी कि जो उन्होंने गुनाह किया है और न्याय प्रोवाइड कराने का मतलब कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। तो आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करोगे, राइट। बट आपकी जो पोस्ट है और जिस पोस्ट की आप आज की डेट में तैयारी कर रहे हो वो तो यही कहती है कि आप जब भी उस पोस्ट में जाओगे तो आपका काम होगा न्याय प्रोवाइड कराना, यानी कि जस्टिस करना अपनी पोस्ट के साथ, अपनी पोजीशन के साथ, राइट। तो वो पर बहुत मतलब परसेंट टू परसेंट काफी डिफरेंट हो जाता है। आप खुद देखो ना, आप खुद ही ऐसी सिचुएशन के अंदर रहोगे अगर आप, कि आपके खुद के रिलेटिव हैं, खुद के अगर जैसे फैमिली है, जैसे मम्मी है या पापा है एक तरफ, और गलती से उनसे कुछ ऐसा हो गया है गुनाह, राइट, तो एक ना एक टाइम तो आता है ना मन में कि अरे यार मैं इनको बचा लूं क्या, राइट, क्योंकि पावर तो उनके हाथ में होती है। तो ऐसी ही जब सिचुएशन आती है इस प्रकार की, तो उस सिचुएशन से हट सकते हैं जज, यानी कि ऐसे जो केसेस वगैरह जो होते हैं उस केसेस को सुनने से मना कर सकते हैं। इस प्रकार के केसेस जिसमें जज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है पार्टी के साथ, तो मना किया जा सकता है। इस चीज को रिक्यूजल बोलते हैं। सिंपल सी चीज बस याद रखनी है रिक्यूजल के बारे में। रिक्यूजल कुछ नहीं है, रिक्यूजल एक ऐसी चीज है जिसके तहत जो जज जो है वो लीगल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जज जो है वो एक पार्टी को फेवर करेंगे, एक को नहीं करेंगे, ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है, राइट, उनके अगर कोई रिलेटिव है जज वगैरह, उनका रिलेशनशिप वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, पार्टीज के साथ, तो वो मना कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ अभी हुआ, अभी एक केस चल रहा था, आपको पता होगा इसकी, जो आंध्र प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने अभी कुछ समय पहले एक पब्लिक लेटर जो है वो जारी किया था, जिस पब्लिक लेटर के तहत इन्होंने मेंशन किया था कि जो जुडिशरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर काम करती है, और इस प्रकार की आरोप इन्होंने जुडिशरी के ऊपर लगाए थे। स्पेशली कुछ जजेस जो है उनके ऊपर आरोप लगाए थे, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज NV रमन्ना के ऊपर आरोप लगाया गया था, और भी काफी सारे हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर आरोप लगाए गए थे। इसी चीज के लिए एक रिट पिटीशन सामने आई। रिट पिटीशन थी आंध्र प्रदेश सरकार के अगेंस्ट और चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी के अगेंस्ट, कि उन्होंने ये सब गलत आरोप लगाए। तो इस रिट पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया है जस्टिस UU ललित के द्वारा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जस्टिस UU ललित जो थे वो एक लॉयर के तौर पर थे पहले, जिन्होंने इन पार्टीज को रिप्रेजेंट किया, यानी कि जो ये पार्टी सामने आ रही है आंध्र प्रदेश सरकार और जगनमोहन रेड्डी, तो इनके ये लॉयर ऑलरेडी रह चुके हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं इनका केस जो है वो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं केस लूंगा तो शायद चांसेस हैं कि पक्षपात ना हो, राइट। तो उसको देखते हुए, इस ग्राउंड को फील करते हुए इन्होंने इस केस से हट गए वो, ठीक है। तो आप लोग को एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रिक्यूजल क्या होता है इसको समझना था, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, जो मैंने भी आपको बता दी। सिर्फ इतनी चीज बस आप ध्यान में रखो। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या रिक्यूजल के बारे में कोई रूल्स रेगुलेशंस है? कहीं नहीं लिखा है रिक्यूजल के बारे में रूल्स रेगुलेशंस। इसको लेकर कई बार केसेस चल चुके हैं। 2015 में भी एक केस हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिला था। केस का नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी बस जान लो। जैसे कि गाइस, एक जज है, जज जब ओथ लेते हैं अपने ऑफिस को, जब ऑफिस में जब जाते हैं, राइट, जब ओथ लेते हैं वो, राइट, जज बनते हैं जब एक व्यक्ति, तब वो क्या बोलते हैं? प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेंगे जो कि उनका जो प्रोफेशन है वो उनको अलाउ नहीं करता। अब उनका प्रोफेशन क्या चीज अलाउ करता है? उनका प्रोफेशन अलाउ करता है कि बिना किसी पक्षपात के जजमेंट देना, न्याय देना, जस्टिस प्रोवाइड कराना, है ना। तो यही तो जज की ड्यूटी होती है। तो जज की ड्यूटी जो है वो अपनी ड्यूटी से हट नहीं सकते वो, और अगर जज इस प्रकार की ड्यूटी से हट रहे हैं तो वो गलत है।
राइट। तो कहीं ना कहीं रिक्यूजल को गलत करार किया गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिक्यूजल होना ठीक है, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार कि अगर किसी व्यक्ति को पता है कि सामने वाला व्यक्ति उसका रिलेटिव है, जैसे कि एक सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब जैसे मर्डर का केस है, मर्डर के केस में सामने वाले व्यक्ति उसके रिलेटिव्स वगैरह है, राइट। तो सामने वाला व्यक्ति तो 1% तो सोचेगा ना कि उसको बचा लें। तो ऐसे जो केसेस होते हैं इस प्रकार के, जिसमें जो पर्सनल चीजें और प्रोफेशनल चीजें जब वो आमने सामने आ जाती हैं, और इसकी जो लाइन जो होती है वो काफी थिन होती है, आप भी जानते हैं, पर्सनल चीजों की और प्रोफेशनल चीजों की, तो हटना ही एक सेफ साइड होता है कि हट जाओ, वो ज्यादा बेटर है, राइट। जिससे कि कल को बाई चांस उन्होंने, मतलब जैसे अपनी फैमिली मेंबर को अगर एक जज ने बाई चांस बचा भी लिया, राइट, और उन्होंने बिल्कुल सही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बचाया, तो भी मीडिया वगैरह के अंदर, और आप जानती हैं कि किस प्रकार की चीजें होती हैं, तो फिर वो उनके ऊपर आरोप वैसे भी लगी सकता है। तो इससे बेटर है कि ऐसे केसेस से हटना ही सही है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या है नीचे कमेंट बॉक्स पर आप बता सकते हो, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए था। और बाकी ये जो पूरा जो इशू जो चल रहा था आंध्र प्रदेश के अंदर, जो चीफ मिनिस्टर ने जो इस प्रकार का जो लेटर लिखा, तो उस इशू की भी केस स्टडी मैंने आप लोग को ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स थे वो केस स्टडी देखी होगी, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर वो डेट लिख दीजिएगा कि किस डेट पर मैंने वो केस स्टडी कंडक्ट करवाई थी आपकी, राइट। और जैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो केस स्टडी, तो उनको वो पता लग जाए। और गाइस अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देखो, आपने नहीं पता है आपको इस केस के बारे में पूरा, तो मुझसे भी पूछ लेना नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, पर पहले चेक कर लेना कि किसी स्टूडेंट ने डेट वगैरह तो मेंशन किया नहीं है वीडियो का। अगर नहीं किया होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको डेट बता दूंगा, ठीक है। चलो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें बताया जा रहा है गाइस कि दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके तहत हो सकता है कि अब विंटर सेशन हम लोग को ना देखने को मिले पार्लियामेंट का, राइट। यूजुअली जो विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का वो नवंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है, बट अब शायद इस बार नहीं होगा। कुछ चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आर्टिकल 85 याद रखिएगा, आर्टिकल 85 के तहत हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं पार्लियामेंट को, यानी कि समन कर सकते हैं पार्लियामेंट के सेशन को, और कोई भी ऐसे समय पर या कोई भी ऐसी जगह पर जो कि उनको लगता है कि ये ठीक है, तो उस जगह पर या उस समय पर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट समन सेशन जो है वो बुलवा सकते हैं, यानी कि बुलवा सकते हैं पार्लियामेंट को, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट को, राइट। बट ये कब स्टार्ट करेंगे? ये तभी स्टार्ट करेंगे जब सरकार रिकमेंड करेगी इनको, और सरकार एग्जैक्टली बताती है कि किस डेट को और कितने ड्यूरेशन के लिए पार्लियामेंट जो है वो चालू होगी, शुरू होगी। तो ये सरकार ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बताती है, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस चीज को अनाउंस करते हैं, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो आर्टिकल 85 तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की बात करता है, बट टेक्निकली सरकार इनको रिकमेंड करती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस चीज के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार की भी एक कनेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। और अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है कि विंटर सेशन कंडक्ट नहीं हुआ है। ये 1975 में, 1979 और 1984 में ऐसा हुआ है, राइट। आगे की बात करें तो आर्टिकल 85 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, 2 सेशन, उनके बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग विंटर सेशन को स्किप भी कर देते हैं तो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो पिछला सेशन जो था मॉनसून सेशन, वो अभी सितंबर में ही हुआ था। तो हम लोग इजीली विंटर सेशन को स्किप कर सकते हैं, राइट। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पार्लियामेंट जब आती है, यानी कि जब शुरू होती है, तो वो कितने दिनों तक रहेगी और कितने कब कब वो मिलेगी, कितने दिनों में, राइट। तो उसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर पार्लियामेंट 4 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी लगती है तो भी वो माना जाएगा कि सेशन जो है वो कंडक्ट हो गया है, राइट। तो ये चीज भी है, इसका भी एक आइडिया आपको होना चाहिए इस तरीके का भी। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? देखो आपको ऑलरेडी पता है कि पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर में हम लोग को देखने को मिलता है कि कानून बनाए जाते हैं, राइट। तो लॉ मेकिंग की प्रोसेस कब होती है? जब पार्लियामेंट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जब सेशन होता है पार्लियामेंट का, तब लॉ मेकिंग की प्रोसेस होती है, क्योंकि बिल्स वगैरह तो पार्लियामेंट के अंदर पास होते हैं ना, हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर पार्लियामेंट जो है वो अगर नहीं होगी, सेशंस वगैरह उसके नहीं चलेंगे, तो बिल्स वगैरह पास नहीं होंगे, तो कानून वगैरह नहीं बनेंगे। तो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो हाउस जो होते हैं, तो उसके अंदर रूलिंग पार्टी भी होती है, अपोजिशन पार्टी भी होती है। अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को बताती है कि रूलिंग पार्टी ने कहां कहां पर कार्य नहीं किया, तो क्रॉस चेक करती है, राइट। चेक एंड बैलेंस रखने का काम करती है, राइट। तो अगर सेशन नहीं होगा तो जो सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, तो उसकी प्रॉपर जांच तो होगी नहीं कि कैसा वो काम कर रही है, उसके बारे में जनता को एग्जैक्टली पूरी चीजों के बारे में पता नहीं लगेगा, राइट। और
पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही जो रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है वो बताती है, राइट, कि उसने किस प्रकार से काम किए, कहां कहां पर पैसा लगाया है, बजट का किस प्रकार के उसने स्कीम्स लेकर आई, उस स्कीम से किस प्रकार से बेनिफिट मिला है। तो वो तो पार्लियामेंट के अंदर ही इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, राइट, लार्ज लेवल पर। तो इस चीज का डिस्कशन नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रह पाएगी रूलिंग पार्टी की, रूलिंग सरकार की, राइट, गवर्नमेंट की। तो ये वाली चीज है, इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और क्या पूरे साल जो पार्लियामेंट रहती है वो क्या हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, यानी कि अगर पूरे साल अगर पार्लियामेंट चल रही है तो क्या ये ठीक है? तो हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके तीन बड़े एडवांटेजेस ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि लेजिस्लेटिव और पॉलिसी वर्क जो है वो पूरे साल चल रहा होता है, यानी कि पूरे साल कानून हम लोग बना सकते हैं, राइट। इसके अलावा ऑर्डिनेंसेस वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बरकरार रहती है, बनी रहती है, यानी कि सरकार को बताना पड़ता है कि वो किस प्रकार से काम कर रही है, जो सरकार को हमने चुना है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और विंटर सेशन इस बार शायद नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन भी नहीं है, क्योंकि दो सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा। और अभी हमने सितंबर में ही कंडक्ट किया था एक सेशन, तो हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट स्किप करना थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, उसके डीमेरिट्स भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस बात करेंगे एरियल स्पेस मिशन के बारे में। इस मिशन को ऑफिशियली और फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। एरियल क्या है? तो एरियल का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। ये लॉन्च किया जाएगा काफी साल बाद, 2029 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये लार्ज स्केल सर्वे परफॉर्म करेगा, जिसके तहत ये 4 सालों में हजारों की मात्रा में एक्सोप्लैनेट्स यानी कि जो दूर दराज के प्लैनेट्स होते हैं उनको ये डिटेक्ट करेगा, राइट। और ये बताएगा, इसकी स्टडी के थ्रू पता लगेगा कि नेचर, फॉर्मेशन और इवोल्यूशन एक्सोप्लैनेट का, यानी कि एक्सोप्लैनेट का नेचर क्या है, उसके अंदर क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, राइट। इसका फॉर्मेशन एक्सोप्लैनेट का कैसे हुआ है, राइट, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसका कैसे उत्पत्ति हुई है इसकी एक्सोप्लैनेट की। और ये पहला ऐसा मिशन हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि केमिकल कंपोजिशन और थर्मल स्ट्रक्चर को मेजर करेगा हजारों की मात्रा में, जो हम लोग को एक्सोप्लैनेट्स देखने को मिलेंगे इसकी सर्वे के थ्रू, स्टडी के थ्रू। एक्सोप्लैनेट्स गाइस कैसे पाए गए हैं, यानी कि इनकी खोज कैसे हम लोग को देखने को मिली है? तो नासा के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ चंद ही हम लोग को अभी तक एक्सोप्लैनेट मिले हैं, और इनको टेलीस्कोप के उपयोग से ढूंढा गया था। बट कुछ और भी इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिनके तहत एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा गया है, जैसे कि यहाँ पर जो स्टार है, यानी कि बहुत दूर दराज का जो स्टार हम लोग को देखने को मिलता है, वो अगर बहुत ही कम उसकी लाइट नजर आ रही है, यानी कि वो डिमनिंग टाइप का हम लोग को नजर आ रहा है, यानी कि बहुत ही कम वो लाइट जो है वो छोड़ रहा है, तो उसके तहत हम लोग पहचान लेते हैं कि वो एक एक्सोप्लैनेट है, और उसकी स्टडी हम लोग कंडक्ट करते हैं, यानी कि नासा इसकी स्टडी कंडक्ट करता है। और नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप है, इसने हजारों की मात्रा में ऐसे दूर दराज के प्लैनेट्स को डिटेक्ट किया है, राइट। इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग और वॉबलिंग मेथड हम लोग को देखने को मिलता है। इसके तहत एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा जाता है आज की डेट में। बट उतने ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई मिशन नहीं था। बट अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एरियल मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और एक्सोप्लैनेट की स्टडी करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसके तहत ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट, रिसर्चर्स के द्वारा, कि एक्सोप्लैनेट, दूर दराज के प्लैनेट जिसको हम लोग ढूंढेंगे, तो उसके तहत हम लोग को क्या पता मिल सकता है कि कहीं किसी दूसरे प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करती हो। क्योंकि अभी एक एविडेंस सामने आया है, एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी नाम का एक एक्सोप्लैनेट है, जो कि धरती के काफी नजदीक है। ये हमारी धरती से 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यहां पर लिक्विड वाटर की एग्जिस्टेंस पाई गई है, राइट। इसका मतलब है पानी की एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइफ यहां पर है। तो ऐसा कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा। तो अगर एक एक्सोप्लैनेट में थोड़ी पॉसिबिलिटी है लाइफ की, तो इसीलिए दूसरे एक्सोप्लैनेट्स को भी ढूंढा जा रहा है। इसके तहत पता लगेगा कि हम लोग ह्यूमंस जो हैं, जो हमारी धरती पे हम लोग को देखने को मिलता है अर्थ में, तो वो कहां से आए हैं, कहीं दूसरे प्लैनेट से तो नहीं आए। तो इस प्रकार की खोज जो है वो चल रही है, राइट। और अभी तक बताया गया है कि 4000 एक्सोप्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस, उससे ज्यादा हम लोग को देखने को मिला, जो कि कंफर्म कर दिया जा चुका है। और भी काफी सारे एक्सोप्लैनेट्स के कंफर्मेशन की अभी रिक्वायरमेंट है, और उस पर काम चल ही रहा है, राइट। और ये 2029 में ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, राइट, एरियल स्पेस मिशन। तो इसके तहत और भी एक्सोप्लैनेट
की जांच होगी, इसकी खोज होगी। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखिए गाइस, ये प्रोजेक्ट केरला का है। इस प्रोजेक्ट के तहत केरला का उद्देश्य है कि फ्री इंटरनेट पुअर फैमिलीज को, पब्लिक ऑफिसेस को दिसंबर तक ये प्रोवाइड कराएगी। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो केरला सरकार का जो मेन एम है कि मेकिंग इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन्स राइट, इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाने संबंधी उद्देश्य को पूरा करने को लेकर यह प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्री हाई स्पीड इंटरनेट 20 लाख से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ये जो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है, इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं और जो केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे घर में केबल टीवी लगाते हैं, तो ये भी अपनी सर्विसेज जो है वो इस नेटवर्क के तहत, इस ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के तहत प्रोवाइड करा सकेंगे। राइट, इसमें बताया जा रहा है कि 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेस और स्कूल्स को भी हाई स्पीड नेटवर्क के साथ लिंक किया जाएगा। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा गाइज, ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च होगा तो ये केरला सरकार के लिए एक और माइलस्टोन के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑलरेडी केरला सरकार टॉप पे हम लोग को देखने को मिलती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के मामले में, और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, तो जो दूसरी जो टॉप कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनके साथ जो है वो नेक टू नेक, हेड टू हेड जो है वो लीड करेगी केरला। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है। राइट, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है केरला की तरफ से। और ये अपना लास्ट टॉपिक था आज का, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा, एंड गाइस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड मंथली पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको चाहिए तो इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। ये मैं आपको इसमें काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता हूं, आप पढ़ सकते हैं। डेली लेक्चर्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, हैंडआउट्स, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ आपको मिलती है, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड होती है। ऐसे ही मंथली मैगजीन भी इसी पर्टिकुलर पैकेज में आपको मिलती है, और साथ ही साथ मंथ जब खत्म होता है तो उस समय पर आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो ये पूरी चीजें आपको मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में प्रोवाइड की जाती है। और ये अगर आपको पैकेज को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देख लीजिए, पूरी चीज वहां पर लिखी हुई है कि आपको इस पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है या कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और आप, ये मेरा नंबर है, आप मुझे इसमें टेलीग्राम मैसेज कीजिएगा या एसएमएस कीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। राइट, आप मैसेज करके अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, या फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।